सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस का जो चैप्टर 2 था, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसका हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लिया था। तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के चैप्टर 2 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तो क्वेश्चन बैंक में हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बेसिक फंक्शन जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर करता है। डाटा स्टोरेज, ये भी कंप्यूटर करता है। डाटा मूवमेंट, कंप्यूटर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है ना। और डाटा कंट्रोल, ये भी कंप्यूटर डाटा को कंट्रोल भी कर सकता है। तो ऑप्शन 5 जो ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आता है डैश फॉर्म्स द बैकबोन फॉर बिल्डिंग अ सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम। तो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये एक बैकबोन है। इसके साथ ही हम इसको समझ के, इसको अंडरस्टैंड करके ही हम एक सक्सेसफुल कंप्यूटर सिस्टम बना सकते हैं। तो ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग 1970 है। जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वहां पे 1948 मेंशन था। तो 1948 में इसका कॉन्सेप्ट आया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, और वहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया था इसको। पर जो वाइडली एक्सेप्ट होने लगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो फर्स्ट या वाइडली यूज होने लगा, वो था 1970 के अराउंड। फिर आता है विच सर्किट बोर्ड इज यूज्ड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम। इन सब में कौन सा सर्किट बोर्ड यूज होता है? तो इसका है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होता है वो इन सब में यूज होता है। ओके, हमने पढ़ा हुआ है इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट। फिर आता है सिस्टम यूनिट क्या करता है। तो सिस्टम यूनिट coordinates input and output devices, is a container that houses electronic component, is a combination of hardware and software, or it is a इट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट्स डाटा। तो सिस्टम यूनिट हमने पढ़ा था, वो सिर्फ एक फिजिकल पार्ट था, फिजिकल बॉडी थी, जिसके अंदर कंप्यूटर के सारे फिजिकल पार्ट लोकेट होते हैं, डाले होते हैं। ओके, तो सिस्टम यूनिट कुछ भी कंप्यूटर के अंदर का काम नहीं करेगा, वो कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करवाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, कोई वो कॉम्बिनेशन या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, और डाटा कभी भी कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं करेगा। वो सिर्फ एक कंटेनर है जिसके अंदर सारे फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड्स ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये हमने अभी पढ़ा, सिस्टम यूनिट जो होता है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 1। रहता है द कंपोनेंट्स दैट प्रोसेसेस डाटा आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो कंपोनेंट्स जो डाटा को प्रोसेस कर, वो कहाँ पे लोकेट है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में तो डाटा की प्रोसेसिंग कुछ होती नहीं, स्टोरेज कंपोनेंट और एक्सपेंशन बोर्ड में भी नहीं होती। सिस्टम यूनिट एक फिजिकल केस, फिजिकल जो आउटर बॉडी, जिसके अंदर सारे के सारे कंपोनेंट हो, और उन सभी के सभी कंपोनेंट में एक ऐसा कंपोनेंट भी होगा जो डाटा की प्रोसेसिंग करे, जैसे सीपीयू वगैरह हो गया। ओके, तो वो सभी किस में होंगे, सिस्टम यूनिट में हमारा। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इन सब में से किस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कीज इन द कीबोर्ड, इससे वैसे मैटर नहीं करता, यही आंसर होगा हमारा। बाकी भी देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ वीडियो ग्राफिक्स वर्ड, तो अगर वीडियो ग्राफिक्स या किसी ग्राफिक्स का फॉर्मेट अलग है तो वो कई बार कंप्यूटर उसको प्ले नहीं कर पाता। ओके, तो ये भी मैटर करता है, ये रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने नोट रिस्पॉन्सिबल पूछा। और मेमोरी भी, मेमोरी पे भी डिपेंड करता है वीडियो ग्राफिक्स कितनी मेमोरी ले रहे हैं। ओके, या उनमें कितनी मेमोरी है। फिर क्लॉक स्पीड कितनी है प्रोसेसर की, उस पर भी डिपेंड करेगा कि अब कैसा कंप्यूटर जल्दी परफॉर्म कर रहा है या स्लो है, लैग कर रहा है। ओके, प्रोसेसर में नंबर ऑफ कोर्स कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि कंप्यूटर कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। तो नंबर ऑफ कीज जो है उस पर डिपेंड नहीं करता कि कीबोर्ड में कितने नंबर ऑफ कीज हैं, वो कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, या फिर कई कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनमें कीबोर्ड से हम इनपुट ही नहीं करते। ओके, जैसे टैबलेट वगैरह में हमने पढ़ा था, या पार्ट में हम कीबोर्ड का यूज ही नहीं करते, पेन का यूज करते हैं। ओके, फिर आता है या एन डिवाइस, जो कि कोई ऐसी डिवाइस हो जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे और बाद में उस इंफॉर्मेशन को सीपीयू में भेजे। ओके, तो इंफॉर्मेशन कौन सी डिवाइस प्रोवाइड करती है, जो कि सीपीयू तक जाती है। जो इनपुट यूनिट होता है वहां से इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की जाती है, जो कि सीपीयू तक जाती है। ओके, तो इनपुट यूनिट से आउटपुट तो इंफॉर्मेशन को रिजल्ट में रिजल्ट जो हमारा होता है उसको डिस्प्ले करता है, सीपीयू प्रोसेस करता है डाटा को, और मेमोरी में तो स्टोरेज होती है। तो इनपुट हमारा करेक्ट आंसर होता है।
रहता विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अ टाइप ऑफ इनपुट। ओके, कैसी कोई एक इनपुट है जो इनमें से कौन सी है। ओके, डाटा एक इनपुट ही होता है ना। प्रोग्राम्स भी एक इनपुट गया कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि इस डाटा पे ये प्रोग्राम करना है, ये ऐसे करना है। कमांड्स भी हम कंप्यूटर को दे रहे हैं कि इस डाटा पे इन स्टेप्स के थ्रू आपने ये काम करना है, तो ये टास्क करना है। यूजर रिस्पॉन्स भी इनपुट का ही पार्ट है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा इसका आंसर। ओके, रहता है इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड फेड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इसको। जो बाहर से इंफॉर्मेशन आई है हमने डाली है कंप्यूटर के अंदर एक्सटर्नल सोर्स से। ओके, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर डाली है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो होती है इनपुट। ओके, वो होती है इनपुट हमारी, तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। रहता है इनपुट यूनिट कन्वर्ट्स डाटा इन कंप्यूटर इन। ओके, जो कंप्यूटर में डाटा होता है उसको इनपुट यूनिट किस में कन्वर्ट करता है। हमने उसको इनपुट में डाटा डाल दिया, फिर कंप्यूटर उस डाटा को ऐसे ही थोड़ा ना समझ लेता है। हमने देखा था ना कि वो उस डाटा को कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सके, तो एक्सेप्टेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। ओके, इसको सुटेबल से नहीं करना हमने कंफ्यूज, कंप्यूटर को एक्सेप्टेबल चाहिए। ओके, तो वो एक्सेप्ट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। बट इस अंडरस्टैंडेबल, रिजेक्टेबल, सुटेबल ये करेक्ट टर्म नहीं है, करेक्ट टर्म है एक्सेप्टेबल। ओके, सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट रहता है। दिस यूनिट सेंड्स प्रोसेस रिजल्ट टू द यूजर। तो जो रिजल्ट हमने प्रोसेस कर ली है अच्छे से, उसका वो जो है यूजर तक किस यूनिट के जरिए पहुंचते हैं, तो ये आउटपुट के जरिए पहुंचते हैं, राइट। तो आउटपुट जो होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, वेट अ सेकंड। सो 13 क्वेश्चन तक हमने कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटपुट यूनिट इंक्लूड्स। आउटपुट यूनिट में क्या क्या होता है, प्लॉटर यस, प्रिंटर यस, मॉनिटर यस, सो ऑल ऑफ दिस। ओके, ये सभी आउटपुट यूनिट में होता है कि हमने कैसे उनको रिजल्ट दिखाना है। अगर ग्राफ फॉर्म में दिखाना है तो प्लॉटर, अगर फिजिकल फॉर्म में पेज पे कुछ डाटा प्रिंट किया होगा तो प्रिंटर, और अगर कोई इमेज, ग्राफिक, कुछ वीडियो होगी तो वो मॉनिटर पे। ओके, या कोई रिपोर्ट होगी, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। आगे आता है दिस component is required to process data or into information and consist of integrated circuits। तो कौन सा कंपोनेंट है जो डाटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है ताकि वो इंफॉर्मेशन बन सके, और उसके अंदर काफी सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, सीपीयू जो है वो डाटा को प्रोसेस करता है, उसको इंफॉर्मेशन बनाता है। ओके, और उसके अंदर सीपीयू के अंदर काफी सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी लगे होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 16। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो सीपीयू के अंदर हमने पढ़ा था 3 कंपोनेंट होते हैं, एक इनपुट आउटपुट यूनिट, फिर एएलयू वगैरह जो होता है सीपीयू के अंदर पार्ट जो होता है। ओके, और एक आउटपुट यूनिट होता है। ओके, मेमोरी यूनिट भी होता था उसमें। तो जो सॉरी, सीपीयू के अंदर इनपुट आउटपुट नहीं आता, इनपुट आउटपुट आर डिफरेंट। सीपीयू के अंदर सिर्फ एक जो कंट्रोल यूनिट होता है वो था, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट था, और एक मेमोरी यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता था, एएलयू में ऑपरेशंस होते थे जो जो होने होते थे, और जो मेमोरी यूनिट में डाटा स्टोर होता था। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट जो है वो प्राइमरी मेमोरी यूनिट में ही होते हैं। ओके, मेमोरी यूनिट में ये दोनों होती हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी स्टोरेज भी। ओके, और कंट्रोल यूनिट तो होना ही होना है, और एएलयू यूनिट भी होता था। एएलयू भी होता है। ओके, ताकि वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, अरिथमेटिक और लॉजिक वाले दोनों। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17। Which instruction is used for loading data into CPU accumulator register from memory? Okay, तो हमने CPU accumulator भी पढ़ लिया, रजिस्टर भी पढ़ लिया। तो इनमें डाटा लोड करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है, कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होती है कि मेमोरी से हमने डाटा इस पिन में लोड करना है, तो कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज होगी। ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा, पर आप याद रख लो कि लोड जो इंस्ट्रक्शन होती है, ओके, वो लोड डाटा लोडिंग करने के लिए काम आती है सीपीयू एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मेमोरी के थ्रू। तो आगे क्वेश्चन नंबर 18, वेयर डज कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर डाटा। ओके,
कंप्यूटर में जो डाटा हमने डाला है उसकी उस डाटा को ऐड यानी कि एक तरह के एडिशन कर रहे हैं हम। और कंपेयर कंपेयर भी एक फंक्शन होता था ना, हमने पढ़ा था कि हम डाटा को कंपेयर भी कर सकते हैं कि वो इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है। ठीक है, तो ये सब कहाँ पे होता था? तो ये सब होता था एएलयू में, है ना। और एएलयू किसका पार्ट था? सीपीयू का। तो सीपीयू चिप जो होगी, सीपीयू चिप जो होगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। ओके, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन 3 आ गया था। व्हाट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? ओके, ये सबको पता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें सारा काम होता है, सारी प्रोसेसिंग होती है। आ गया था सीपीयू इज फैब्रिकेटेड एज अ as a single integrated circuit which is known as CPU को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट में बनाते हैं। और उसको और क्या कहते हैं सीपीयू को? ठीक है, वो जो सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है उसको हम और क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। हमने ये भी पढ़ा था चैप्टर में, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन 2 जो हमारा होगा करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है द सीपीयू चिप यूज्ड इन अ कंप्यूटर इज प्राइम पार्शियली मेड ऑफ। तो आपको कोई भी चिप पूछ ले ना, ज्यादातर चिप्स बनी होती हैं सेमीकंडक्टर की। ओके, और सेमीकंडक्टर या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी हैं वो सारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज्यादा बने होते हैं। डोप्ड से भी बनते हैं पर ज्यादातर इंट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो सबसे फेमस वाला है वो होता है सिलिकॉन। तो ज्यादातर सिलिकॉन, सिलिका, इसी के रिलेटेड वगैरह चिप्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वो बनती है। ओके, आयरन गोल्ड तो बिल्कुल नहीं होता, कई बार कॉपर के कुछ मशीनरी बनती है, बट सिलिका जो है उससे चिप्स बनती है। ओके, सीपीयू चिप्स जो है वो सिलिका से बनती है। ओके, मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू। तो सीपीयू की मेन जॉब क्या है? उसने मेन काम क्या करना है? ओके, कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये उसने करना होता है कि सीपीयू ने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना है ना। स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन फॉर फर्दर यूज। सीपीयू डाटा को प्रोसेस करता है, इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करता है, पर वो कभी भी डाटा को खुद स्टोर नहीं करता। ये मेमोरी यूनिट का काम होता है। ओके, तो ऑप्शन 2 नहीं है। आ गया था ऑप्शन 3, प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन। उनको वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट भी करता है और डाटा और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी कर रहा है। ओके, प्रोसेसिंग ही होती है मेन, उसका काम यही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करना, डाटा को प्रोसेस करना, उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। ओके, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 दोनों करेक्ट है। तो ऑप्शन 4 जो है बोथ 1 एंड 3 ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 23 है द मेन पर्पस ऑफ टाइम शेयरिंग टेक्निक्स यूज्ड इन कंप्यूटर इज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द। ओके, जो टाइम शेयरिंग टेक्निक होती है कंप्यूटर में, तो वो किसके लिए यूज होती है कंप्यूटर्स में, कि वो किस चीज का बेस्ट यूज कर पाए। तो टाइम शेयरिंग टेक्निक होती है कि हम सीपीयू को जो है वो एक ही टाइम पे बहुत सारे यूजर्स शेयर करके काम करते हैं, वर्क करते हैं। और उनको लगता है कि हर एक यूजर को वो सीपीयू उन्हीं के लिए डेडिकेटेड काम कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं लगता कि शेयरिंग में हो रहा है ये सारा। ओके, तो टाइम शेयरिंग ये होता है। तो टाइम शेयरिंग में बेस्ट यूज इस ऑपरेटर्स का होता है सीपीयू का। ओके, तो सीपीयू जो ऑप्शन 1 है करेक्ट आंसर होगा। अगेन सीपीयू इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स। सीपीयू के अंदर कौन से 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स हैं हमने पढ़ा था? एएलयू और सीयू, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे था क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू कंप्राइजेस ऑफ कंट्रोल, मेमोरी एंड डैश यूनिट। सीपीयू के अंदर कौन कौन से यूनिट थे? कंट्रोल यूनिट था, मेमोरी यूनिट था, और एक और कौन सा यूनिट था? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ओके, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर। तो लॉजिकल यूनिट में क्या काम करना होता है जो सीपीयू के अंदर है कंप्यूटर के? ठीक, लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो प्रोड्यूस रिजल्ट नहीं, रिजल्ट जो है वो आउटपुट में प्रोड्यूस करने हैं। ओके, फिर कंपेयर नंबर्स। तो नंबर्स जो है वो कंपेयर होते हैं एएलयू में, और एएलयू होता है लॉजिकल यूनिट का ही एक पार्ट है ना, बल्कि एएलयू के अंदर ही लॉजिकल यूनिट है ना। तो कंपेयरिंग नंबर्स इसका आंसर हो सकता है। हम बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ओके, और
आगे आता है टू डू मैथ्स वर्क, ये अर्थमेटिक का वाला पार्ट करता है, लॉजिकल यूनिट प्ले करता है, ठीक है, नन ऑफ द वर्क। तो कंपेयर नंबर्स जो है वो बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2 जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा, तो कंपेयर नंबर्स। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन बिटवीन द मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब मेमोरी में भी कंपेयर करवाना है, मेमोरी में भी कम्युनिकेट करना है और एएलयू में भी कम्युनिकेट करना है। तो ये कौन सा यूनिट करेगा, जो हमारा सीपीयू होगा। ओके, सीपीयू के अंदर ही मेमोरी यूनिट होता है और एएलयू यूनिट होता है ना। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट। तो मेमोरी और एएलयू में कम्युनिकेट सीपीयू ही करवाएगा ना, उनको ही बताएगा कि हाँ भाई ऐसे आपने इस डाटा को इधर भेजना है, इस डाटा पे ये काम करना है। तो सीपीयू जो है वो कम्युनिकेट करता है मेमोरी और एएलयू के बीच में। आगे हम क्वेश्चन नंबर 28 पे हैं, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो कैलकुलेटिंग यानी कि मैथमेटिकल पार्ट, और कंपेयरिंग यानी कि कंपैरिजन, जो दो नंबर्स या दो डाटा के बीच में। तो ये सब किस में हो रहा था, एएलयू। ओके, तो ये सब किस में हो रहा था, एएलयू में। वेट अ सेकंड। राइट, सो 28 क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29, पिक द वन दैट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशन या फिर कंपैरिजन के लिए, सच एज लेस देन, इक्वल या ग्रेटर देन। ये सारे जो कंपैरिजन ऑपरेशंस है और लॉजिकल ऑपरेशंस है, ये सब किस में होते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशन हमें पता है एएलयू में ही होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन भी एएलयू में ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज एएलयू इन कंप्यूटिंग यूनिट। तो एएलयू की फुल फॉर्म ही पूछी है उन्होंने, तो क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, ऑप्शन नंबर 5। इसके बाद आता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन डज एएलयू ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म। तो कितने टाइप के ऑपरेशन जो है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो एएलयू परफॉर्म करता है। तो एएलयू 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो हमने पढ़े थे, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, तो ये चारों, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 4 ऑपरेशन ऐसे वो परफॉर्म करता है, 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन। ओके, इसमें बाकी ऑपरेशन भी आते हैं एएलयू में वैसे, लॉजिकल ऑपरेशन, कंपैरिजन वाले और बिट शिफ्टिंग वगैरह। ओके, रहता है प्रोसेसर कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड। तो प्रोसेसर्स के अंदर क्या क्या होता है। ओके, प्रोसेसर के अंदर एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक साथ में क्या होता है, एक एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ओके, तो कंट्रोल यूनिट और साथ में एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रोसेसर इज जस्ट सीपीयू, राइट। ओके, तो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर यहाँ पर मेमोरी यूनिट होता तो हम वो भी शायद मेंशन कर सकते थे, बट तो वो एक तरह का अलग ही पार्ट हो गया। नहीं, प्रोसेसर्स में यही दो होते हैं, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, मेमोरी यूनिट अलग होता है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट्स द कंप्यूटर कमांड्स। कंप्यूटर कमांड्स कौन सी चीज है जो एग्जीक्यूट करती है। ओके, वो कंप्यूटर कमांड्स, कमांड्स यानी कि एक तरह का एग्जीक्यूट करना, यानी कि ऑपरेशन परफॉर्म करना। ओके, तो एक अरिथमेटिक यूनिट है वो अरिथमेटिक वाले ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, लॉजिक यूनिट है वो लॉजिक कंपैरिजन वाले जो है वो परफॉर्म करेगी। तो ये दोनों जो है कमांड्स को एक तरह का एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कंट्रोल यूनिट जो है वो सिर्फ सिग्नल फ्लो को बताता है कि हाँ भाई अभी ये वाली डिवाइस काम करेगी, ये वाला यूनिट अभी काम करेगा। ओके, कंट्रोल यूनिट जो है वो बस सिग्नल फ्लो देखता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ फ्लो हो रहा है, इंफॉर्मेशन कहाँ फ्लो हो रही है। तो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है वो कमांड्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ऑप्शन 3 जो होगा बोथ 1 and 2 करेक्ट होगा। रहता है, विच यूनिट इज अ combinational digital electronic circuit that performs arithmetic and bitwise operations on integer binary numbers। ओके, तो अरिथमेटिक तो हमें पता है एएलयू के अंदर ही हो जाता है ना, तो ठीक है। और जो बिट वाइज ऑपरेशन है, बिट वाइज हमने वो पढ़ा था ना, बिट शिफ्टिंग होती है, वो भी एएलयू के अंदर ही हो जाती है। ओके, तो एएलयू ही जो हमारा होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो 34 क्वेश्चन हो गए हमारे, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 35।
इंटरनल मेमोरी इन सीपीयू इज नथिंग बट, तो इन सीपीयू की इंटरनल मेमोरी में क्या होता है, मतलब कि क्या होती है। ओके, तो सीपीयू की इंटरनल मेमोरी हमने पढ़ा था, एक रजिस्टर जो होता है वो एक इंटरनल मेमोरी की तरह काम करता है ना सीपीयू की। उसमें पहले डाटा स्टोर होता है प्रोसेसिंग से पहले, तो सेट ऑफ रजिस्टर्स, ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, एएलयू में कुछ नहीं होता इंटरनल मेमोरी के रिलेटेड, माइक्रो प्रोसेसर्स में कुछ नहीं होता, बस में भी इंटरनल मेमोरी के रिलेटेड कुछ नहीं होता, बस इज अबाउट कनेक्शन ऑफ डिवाइसेस। ओके, आगे आता है which among the following is the small set of data holding place that is a part of the computer processor and may hold an instruction, a storage address or any kind of data। तो एक छोटी सी डाटा होल्डिंग प्लेस है जहाँ पे हम डाटा को होल्ड करके रखते हैं, और ये कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट है, और इसमें हम इंस्ट्रक्शन को, स्टोरेज एड्रेस को स्टोर करके रख सकते हैं, और किसी भी तरह के डाटा को स्टोर कर और रोक के रख सकते हैं। पूरी तरह से परमानेंटली स्टोर नहीं होता, पर टेम्परेरी बेस पे। ओके, तो ये होता है हमारा रजिस्टर, जो होता है एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डाटा होल्ड करके रखते हैं। ओके, डाटा इंस्ट्रक्शंस या एड्रेस। ओके, रहता क्वेश्चन नंबर 37। तो द पोर्शन ऑफ सीपीयू दैट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर कंप्यूटर कंपोनेंट्स, वो वाला सीपीयू का पार्ट जो कि सारी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करवा रहा है कि आप अभी ये वाली डिवाइस, ये वाला यूनिट अभी ये काम करेगा, कोऑर्डिनेशन करवा रहा है उन सब में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही बताया कि पोर्शन ऑफ सीपीयू, तो मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, इन सब में कुछ नहीं आएगा। यहाँ तो कंट्रोल यूनिट होगा, यहाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म कर आता है, वो कोऑर्डिनेट कुछ नहीं करवाते। जो कंट्रोल यूनिट होता है उसमें सारे सिग्नल्स आते हैं कि अभी ये वाले डिवाइस, ये वाला यूनिट ये काम कर रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है। ओके, तो उसमें सब कुछ होता है, उसमें सारी कोऑर्डिनेशन होती है कि कौन सी एक्टिविटी, कौन सा टास्क किस कंपोनेंट में करना है। ओके, तो कंट्रोल यूनिट जो होगा उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन आता है which among the following is an important circuitry in a computer system that directs the operation of the processor। ओके, कौन सी एक इम्पोर्टेंट सर्किट है कंप्यूटर सिस्टम में जो कि बताता है कि हाँ भाई ये वाला प्रोसेसर में ये वाला ऑपरेशन करना है। ओके, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कंट्रोल यूनिट ही है जो कोऑर्डिनेट करवा रहा है कि ये वाले कंपोनेंट ने ये काम करना है। तो कंट्रोल यूनिट को एक सर्किट की तरह भी देख सकते हो कंप्यूटर सिस्टम में, जो प्रोसेसर को बता रहा है कि ये ऑपरेशन ऐसे करना है, ये ऑपरेशन यहाँ पे करना है। ओके, तो यहाँ पे भी एएलयू, एक्यूमुलेटर, एड्रेस बस, मेमोरी, इन सब में कोई इसका फिट नहीं बनता आंसर। तो ऑपरेशन 5 जो कंट्रोल यूनिट है वही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे हमारा क्वेश्चन आता है 39। तो 39 क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड इट्स। ओके, कोई ऐसा पार्ट जो सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करवा रहा है। फिर से वही चीज जो पिछले दो क्वेश्चन में पूछी है, सारे पार्ट्स, सारे जो फंक्शंस हैं उन सबको कोऑर्डिनेट कौन करवा रहा है, कंट्रोल यूनिट। वही सिग्नल भेज रहा है कि ये डिवाइस, ये यूनिट ये काम करे। ओके, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। रहता है क्वेश्चन नंबर 40। ओके, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर इज ऑफ्टन कॉल्ड द। तो एक डिजिटल कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट को हम और क्या कह सकते हैं, ये हमने चैप्टर में नहीं पढ़ा था, पर एक तरह का हिंट हमें मिल जाता है कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सिग्नल्स भेजता है ना। तो हम सिग्नल्स को एक नर्व की तरह देखते हैं, तो ये एक तरह का नर्व सेंटर का काम करता है कंप्यूटर में। ओके, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कंट्रोल यूनिट को हम नर्व सेंटर भी कहते हैं। ओके, वो एक आईसी वगैरह, क्लॉक वगैरह नहीं कहते हैं, मतलब नर्व सेंटर कहते हैं। तो वो इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, ये भी हमने पढ़ा था, टेड हॉफ वाज द वन। ओके, तो टेड हॉफ इन्वेंटेड द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विद द हेल्प ऑफ वन मोर पर्सन। ओके, सो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 43। अ माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज कॉल्ड। माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर का ब्रेन की तरह काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर ही था ना सीपीयू भी, ठीक है। तो और उसको और क्या नाम देते हैं आप। ओके, तो माइक्रो वर्ड है, उसका साइज तो कभी नहीं बदलेगा, तो मैक्रो, मैक्रो ये दोनों ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 तो यहीं पे गलत हो गए। ओके, फिर आता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर भी नहीं होता।
सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, ये एक माइक्रो चिप है। ओके, एक चिप है जो माइक्रो साइज की है। ओके, तो माइक्रो चिप उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे आता क्वेश्चन नंबर 44। माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। हम माइक्रो प्रोसेसर की हेल्प से क्या क्या बना सकते हैं? कंप्यूटर, यस, उसी में उनमें लगे होते हैं। डिजिटल सिस्टम, काफी सारे और डिजिटल सिस्टम में भी लगे होते हैं, कैलकुलेटर्स में भी लगे होते हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। आगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मिलियंस ऑफ क्या लगी हुई है? ओके, तो मिलियंस ऑफ क्या लगे होंगे कि वो एक माइक्रो प्रोसेसर बन? रजिस्टर्स नहीं। ओके, अकेले रजिस्टर से नहीं बनता, और मिलियंस ऑफ तो बिल्कुल नहीं होते। प्रोग्राम काउंटर भी नहीं, थोड़े बहुत होते होंगे पर इतने नहीं। ओके, माइक्रोचिप्स, अगर किसी एक माइक्रो प्रोसेसर बना रहे हो और इनमें मिलियंस ऑफ माइक्रो साइज की ही चिप्स लगा दी, तो फिर तो वो माइक्रो प्रोसेसर रहा ही ना, नहीं ना। ओके, तो एक मिलियंस ऑफ माइक्रोचिप्स जो है वो एक यूनिट साइज को कवर करेंगे, तो माइक्रोचिप्स बिल्कुल नहीं होगा जो एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाता हो। तो एक ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं इनमें, जिनसे मिलके मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर मिलके एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाते हैं। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ओके, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे आता क्वेश्चन नंबर 46। microprocessor of a computer does not understand machine language, understands machine language and high level language, understand only machine language, understand only high level language। तो जो माइक्रोप्रोसेसर यानी कि सीपीयू की तरह काम करता है, तो वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, पर वो खुद ब खुद किसी हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए उसमें हमें कुछ कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, कुछ उसको समझाना पड़ता है, कुछ इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है कुछ चीजें। ओके, तो वो खुद ब खुद ओनली मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो ऑप्शन 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ गया था क्वेश्चन नंबर 47। मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू इज कॉल्ड। तो वो वाला मेमोरी यूनिट जो डायरेक्टली सीपीयू के साथ काम कर रहा है, सीपीयू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं मेन मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी जो होती है। सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी डायरेक्टली नहीं करते काम। ओके, रजिस्टर भी कनेक्ट होते हैं पर वो डायरेक्टली नहीं। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 48। सीपीयू रिट्रीव्स इट्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। सीपीयू जो है डाटा और इंस्ट्रक्शन कहाँ से ले रहा है, कहाँ से रिट्रीव कर रहा है? वो कहाँ से रिट्रीव कर रहा है ये सारी डाटा और इंफॉर्मेशन? वो मेन मेमोरी में जो उसके स्टोर है, प्राइमरी मेमोरी में पहले स्टोर होता है ना, तो वहां से डाटा और इंस्ट्रक्शन रिट्रीव कर रहा है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 है विच कंप्यूटर मेमोरी इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो कौन सी कंप्यूटर मेमोरी को हम यूज करेंगे प्रोग्राम और डाटा स्टोर करने के लिए, जो जिन पे अभी प्रोसेसिंग हो रही है सीपीयू के जरिए? ओके, सीपीयू जो है अभी उन पे काम कर रहा है। तो ये मास मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, प्रोम हमने कुछ नहीं पढ़ा। इंटरनल मेमोरी में ही जो है कंप्यूटर सीपीयू की, उसमें ये सारी चीजें स्टोर होती हैं। ओके, ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। आ गया था क्वेश्चन नंबर 50। इनपुट आउटपुट जो प्रोसेसर होते हैं उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होती है किसकी? और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर काफी सारे इंडिपेंडेंट डाटा चैनल्स भी होते हैं। ओके, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर किसकी डायरेक्ट एक्सेस है? उनके पास डायरेक्ट एक्सेस है मेन मेमोरी की। ओके, ना ही सेकेंडरी मेमोरी, कैशे या फ्लैश मेमोरी को उन्होंने कुछ भी करना होता है, उनके पास एक्सेस होती है मेन मेमोरी। आगे जो वर्ड कंप्यूटर है, रेफर्स कंप्यूटर है, उस वो किसको रेफर करता है? दो चीजों को रेफर करता है। एक तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, प्लस उसके साथ किस चीज को रेफर करता है? वो एक तरह की इंटरनल मेमोरी को रेफर करता है। ओके, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 52। सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। तो सीपीयू और मेमोरी यूनिट हमने कहाँ पे लोकेट किए थे? कहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये? ये सारे जितने भी सीपीयू एक फिजिकल पार्ट है, मेमोरी यूनिट भी एक फिजिकल पार्ट होता है। ओके, तो ये सारे जितने भी हम सभी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है ना, तो मदरबोर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके,
स्टोरेज, आउटपुट, सिस्टम यूनिट में होता है, पर मदरबोर्ड के साथ वो सभी कनेक्ट है। ओके, तो लोकेटेड हम वैसे ही मदरबोर्ड कहेंगे। ओके, क्योंकि सिस्टम यूनिट में सब कुछ आ जाता है ना, मदरबोर्ड में सब कुछ आ जाता है, बट विद दिस कॉन्टेक्स्ट आई थिंक मदरबोर्ड शुड बी द। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 53। द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज द। तो कंप्यूटर का वो मेन सर्किट बोर्ड जिसमें बाकी सभी पार्ट्स कनेक्ट होते हैं। ओके, तो ये भी हमने पढ़ा था, मदरबोर्ड के अंदर ही सारे पार्ट्स कनेक्ट होते हैं, कनेक्टेड हुए होते हैं। ओके, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स mounted on a main circuit board. Okay, what is the common name for such boards? तो किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में एक ऐसा सर्किट बोर्ड होता है, मेन सर्किट बोर्ड होता है, जिसमें बहुत सारी चिप्स लगी होती है, माउंट की गई होती है उस पर। तो कॉमन नेम क्या है इन सभी बोर्ड्स, सर्किट मेन सर्किट बोर्ड्स का? ओके, तो कॉमन नेम क्या होता है? मदरबोर्ड। ओके, मदरबोर्ड के ही अंदर ये सारी चिप्स लगी होती है जो सभी पार्ट्स को कनेक्ट कर रही है। ओके, आगे था क्वेश्चन नंबर 55। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिसाइड्स ऑन मदरबोर्ड? तो कौन सा कंपोनेंट जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर होता है? ओके, तो सबसे पहले आता है CMOS, बैटरी, फैन, PCI स्लॉट या ऑल ऑफ दिस। तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड भी पढ़ा था, तो ये तीनों उसमें आ रहे थे। ओके, 8 कंपोनेंट्स थे और ये तीनों उनमें होते थे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56। कम्युनिकेशन लाइन जो होती है CPU, मेमोरी और पेरिफेरल्स में, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक लाइन नहीं, मीडिया नहीं, तो ये ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो बस कह सकते हैं आप। ओके, बस वैसे इंटरकनेक्शन था, तो एक तरह का कम्युनिकेशन लाइन भी कह सकते हैं, दोनों तीनों को जोड़ के रखा हुआ। ओके, फिर व्हाट कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड लाइक CPU एंड सिस्टम मेमोरी? ओके, CPU और सिस्टम मेमोरी को कौन सा मदरबोर्ड के अंदर जो है, कौन सा कंपोनेंट जो है वो उनको कनेक्ट कर रहा है? ओके, तो ये होती है इंटरनल बस जो होती है वो कनेक्ट करती है। ये सारे इंटरनल पार्ट है ना कंप्यूटर के, तो इंटरनल बस की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, ये दोनों उसी से कनेक्ट होते हैं। ओके, फिर आता है एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी इज कैरिड बाय द एड्रेस बस, राइट, हमने पढ़ा हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 59। अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें पाथ थ्रू ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं आएगा। एड्रेस बस वैसे इसका आंसर के में इसका राइट आंसर था, बट एड्रेस बस इज जस्ट कैरीज जस्ट द एड्रेस। ओके, वो फिजिकल कनेक्शन नहीं है, बट यही उन्होंने आंसर दिया, तो आई थिंक एड्रेस विल बी नॉट बी इंक्लूडेड इन द राइट आंसर। सो सिंपल एक बस हम कह सकते हैं कि ये फिजिकल कनेक्शन है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी और बाकी सारे माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स। तो आप देख तो जो इसका आपको राइट आंसर लगे उसके हिसाब से एड्रेस बस रखना, तो एड्रेस बस यहाँ पे सिंपल बस। सो आगे आता है रीड और राइट लाइन बिलोंग्स टू। ओके, तो रीड और राइट लाइन सबसे पहले होती क्या है? ओके, तो ये सब कंट्रोल बस का ही पार्ट होती है कि सिस्टम ने ही कंट्रोल करना होता है कि हाँ भाई अब ये डाटा को रीड करेगा, रिट्रीव करेगा अपने अंदर, या फिर वो उसको राइट करेगा, आउटपुट में देगा, ओके, डिस्प्ले करेगा। तो ये सब कंट्रोल बस का ही पार्ट है, डाटा बस का पार्ट नहीं है। ओके, डाटा कैरी नहीं हो रहा है इनमें, रीड और राइट लाइन में डाटा बल्कि रिट्रीव और राइट हो रहा है। ओके, तो एड्रेस बस का पार्ट भी नहीं है इनमें, एड्रेस भी नहीं कैरी होता, और CPU बस का तो बिल्कुल नहीं, CPU बस है ही नहीं। ओके, तो कंट्रोल बस का पार्ट होती है रीड और राइट लाइन जो। ओके, तो ऑप्शन 2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 61 है, नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ डाटा इज कॉल्ड इट्स। तो पहला ये एड्रेस। ओके, which of the location is used to connect the different external devices? ओके, तो एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज होता है? एक्सटर्नल बस। ओके, हमने पढ़ा था, और डाटा बस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, ये सभी इंटरनल है। ओके, which is not an integral part of the computer.
इनमें से कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है कंप्यूटर के अंदर? इंटीग्रल पार्ट, ओके। सीपीयू है, माउस एक तरह का है, या कनेक्टेड होता है, मॉनिटर भी है। यूपीएस, यूपीएस जो है वो एक एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल बॉडी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई जो हमने देनी होती है बाहर के सोर्स से, ओके। जब मेन या इंटरनल पावर सप्लाई फेल हो जाती है तब ये एक्सटर्नल पार्ट आता है प्ले में, ओके। तो यूपीएस इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ओके, यू कैन से दैट। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। तो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 64। तो a device that only provides search protection but that not only provides search protection but also furnishes the computer with battery backup power during a power outages। ओके, तो हमने अभी पढ़ा यूपीएस यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ओके, जो देती है जब एक बैकअप की तरह काम करता है, ओके। जब पावर आउटेज हो जाए या पावर हमारी फेल हो जाए, मेन पावर या इंटरनल पावर, ओके, तो यूपीएस जो है वो काम आता है, वो एक बैटरी बैकअप पावर है, ओके। और साथ ही सर्च प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है, ओके। तो 64 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 65। टेम्परेरी स्टोरेज एरिया जो है सीपीयू के साथ अटैच होता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए ही अटैच होता है सिर्फ, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बफर। बफर एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जहाँ पे सीपीयू थोड़ी देर के लिए डाटा को स्टोर करता है, ओके। फिर आता है टू मेजर द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर डैश इज यूज्ड। तो हम स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड बाय क्लॉक स्पीड, ओके। ये भी चैप्टर 2 में था, ओके। फिर आता है यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड फॉर यूज इन परफॉर्मिंग अ टास्क इज नोन एज। तो यूनिफॉर्म इंटरवल जो सीपीयू ने टाइम दिया हुआ है कि हाँ भाई इतना यूनिफॉर्म टाइम ही लूंगा मैं, इतना यूनिफॉर्म इंटरवल ही लूंगा एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ओके, एलोकेट किया हुआ है उसने, तो उसको क्या कहते हैं? टाइम स्लाइस। ये भी था चैप्टर 2 की डेफिनेशन पे, ओके। फिर आता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएमए। तो डीएमए क्या 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 फुल फॉर्म थी? डीएमए की फुल फॉर्म थी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ओके। ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। फिर आता है मशीन साइकिल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो मशीन साइकिल के अंदर क्या क्या इंक्लूड था? मशीन के साइकिल के अंदर सारे पार्ट इंक्लूड थे। हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा है ना, ठीक है। फेच भी करता है, डिकोड भी होती है इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूट भी होती है ऑपरेशंस, और उनमें डाटा स्टोर भी होता है। Wait a second, none of this. Let me check. I think it was instruction cycle. Okay, so machine cycle. They are asking for machine cycle. So wait a second. Wait a second. So we were on this question 69 number. मशीन साइकिल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक? तो मशीन साइकिल के अंदर ये की सारी चीजें होती है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर करना। तो आई थिंक देयर हैव बीन अ मिस्टेक इन द बुक। आई हैव जस्ट कॉपिड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, ओके, ना कि नन ऑफ दीज होगा। तो यहाँ पे तो आई थिंक बुक की ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन 5 ही उन्होंने करेक्ट आंसर दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दीज होगा नन ऑफ दीज की जगह। तो मशीन साइकिल के अंदर क्या क्या होता है? फैच करना इनपुट को, फिर उसके अंदर डिकोड करना कि क्या क्या ऑपरेशन दिए हुए हैं, फिर उन ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करना और जो रिजल्ट आया उसको स्टोर करना, ओके। तो यही काम होता है मशीन साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। जब कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, इंस्ट्रक्शन फेस जो है वो बाद में एग्जीक्यूशन फेस से हम फॉलो करते हैं ना, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक? तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं?
मतलब कि यही ना कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, फिर बाद में जो इंस्ट्रक्शन पेज आया, जो एग्जीक्यूशन पेज के बाद, तो उसको क्या कह रहे हैं? तो ये सारा इंस्ट्रक्शन साइकिल का ही पार्ट है। ओके, सॉरी, एक बार फिर से क्वेश्चन को करते हैं। व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर, द इंस्ट्रक्शन पेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन पेज इज रेफर्ड टू। ओके, तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो इंस्ट्रक्शन पेज के बाद आ रहा है एग्जीक्यूशन पेज। ओके, क्योंकि सबसे पहले फेच हो रही है इंफॉर्मेशन, फिर स्टोर हो रही है, डिकोड हो रही है, एग्जीक्यूट फिर आएगा ना एग्जीक्यूशन पेज। तो ये सब किसका पार्ट है? इन सबको किस नाम से रेफर कर रहे हैं हम? इंस्ट्रक्शन साइकिल के नाम से या मशीन साइकिल के नाम से। ओके, तो ऑप्शन 3 जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ओके, सो डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स। हम कमांड्स को कैरी आउट करना, ये सब क्या कहलाता है? ओके, कमांड्स को कैरी आउट करना, या फिर हम इसको कह सकते हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमांड्स को। ओके, पैचिंग में सिर्फ इनपुट ला रहे हैं, स्टोरिंग में जो रिजल्ट आ गया है उसको स्टोर कर रहे हैं, और डिकोडिंग में इनपुट को डिकोड कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन है। एग्जीक्यूटिंग में हम कमांड्स को कैरी आउट कर रहे हैं। ओके, फिर आता है प्रोसेसर मस्ट हैव टू इनपुट्स। प्रोसेसर के अंदर दो इनपुट्स होनी चाहिए ताकि वो काम कर पाए। वो दो इनपुट्स क्या क्या है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन और डाटा। यस, उसके पास डाटा होना चाहिए, और उस डाटा पे क्या क्या काम करना हुआ है उसकी उनकी इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए। कि इंफॉर्मेशन एंड डाटा नहीं, इंफॉर्मेशन तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है ना रिजल्ट के फॉर्म में। ओके, इनपुट एंड आउटपुट नहीं, आउटपुट तो वो प्रोड्यूस कर रहा है फिर से। और सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन, तो सीपीयू थोड़ा ना हम दे देंगे, सीपीयू तो पार्ट ही है उसका। तो इंस्ट्रक्शन एंड डाटा जो है वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ओके, सो डैश डिफाइंस द पैरामीटर ऑफ द एक्शन दैट डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशन। तो ये भी हमने पढ़ा था। ऑपरेंड जो होता है, ओके, वो एक पैरामीटर ऑफ एक्शन को डिफाइन करता है जो कि ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी क्या क्या कहते हैं? पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटिंग इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। ओके, ये कहते थे उसको, ये भी था चैप्टर के जब छोटी मोटी डिटेल्स थी जो लास्ट में उनमें था। पाइपलाइनिंग स्ट्रेटजी को हम कहते हैं इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन प्रीफैच। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। ऑन द मदरबोर्ड द कनेक्शन पॉइंट्स फॉर चिप्स आर रेफर्ड टू एज। तो मदरबोर्ड के ऊपर जो कनेक्शन पॉइंट्स लगे होते हैं चिप्स, अलग अलग चिप्स के लिए, उनको हम क्या कहते थे? उनको कहते थे हम सॉकेट्स। ओके, ये भी हमने पढ़ा था। तो सॉकेट्स आर द कनेक्शन पॉइंट्स ऑन द चिप्स फॉर द चिप्स ऑन अ मदरबोर्ड। So that was it for today in the question bank video of this chapter. So कंप्यूटर अवेयरनेस का इसके साथ ही चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद हम चैप्टर 3 की तरफ मूव ऑन करेंगे जब हम कंप्यूटर अवेयरनेस कवर करेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।